आज की क्लास में डिमांड स्टार्ट करते हैं, मतलब डिमांड स्टार्ट तो पहले ही कर चुका हूँ। डिमांड का मीनिंग समझा था लास्ट क्लास में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड समझा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड का मतलब मैंने सिंपल सा समझाया था आपको, या समझाने की कोशिश करी थी कि कोई भी चीज़ है, चीज़ मतलब कोई भी गुड्स है, वो किन किन चीज़ से अफेक्ट होती है, ये बताया था बेसिकली। और थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में डिमांड फंक्शन को डिफाइन करना सीखा था कि कोई भी क्वांटिटी और उसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। गॉट इट? इतना ही समझाया था और तो कुछ नहीं समझाया था। और डिमांड के फैक्टर्स बताए थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी। हालांकि इतनी बातें समझा करके मैं कोई होश पोछ नहीं करना चाहता पैदा। आज की क्लास में जो समझाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे हिसाब से चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक को देखोगे तो बुक में से देखने वाली क्या चीज़ होती है, तो खाली एक्सरसाइज देखा करो बुक में से। एक्सरसाइज इन द सेंस चैप्टर के एंड में चले जाओ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। मेरी क्लास लेने के बाद आपको केवल क्या करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन एंड आंसर देखने की, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करें यहाँ तक। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद, देन आपको उस क्लास को दोबारा जब कभी रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने वो टॉपिक वहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है? तो जब तक चैप्टर खत्म ना हो तब तक क्वेश्चन आंसर मत देखा करो। जैसे चैप्टर खत्म वैसे ही क्वेश्चन आंसर देखना स्टार्ट कर दो। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड से, यानी कि मांगने का नियम हिंदी में कहा जाए तो, ऐसा नहीं बोलेंगे, मांग का नियम। ठीक है? तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही ईजी है और आसान भाषा में इसको समझेंगे तो और अच्छा लगेगा हमें। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिमांड को थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था कि मैं सोच रहा हूँ कि एक एरोप्लेन खरीद लूँ, एक अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीद लूँ, ठीक है, एक फाइटर जेट खरीद लेता हूँ जहाँ पर कोई लड़ने वाला है, धू छत से एक लैंड करूँ सीधा कर छत पे सीधा एक प्लेन उड़ाऊँ। अब तो खैर पबजी बैन हो गया तो दिक्कत तो बच्चों को बहुत हो गई है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है? कौन कौन खेलता था मैं से पबजी? ईमानदारी से खेलता कौन कौन से था? अब तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, बैन ही हो गया है। टिकटॉक कौन कौन चलाता था? टिकटॉक चला एक। इतने ईमानदार बच्चे तो नहीं हो तुम, झूठ तो सरासर बोल रहे हो, तो तुम्हारे चेहरे लग रहे हैं। ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना क्या कहता है, ज़्यादा भारी भरकम शब्द हो गए, मतलब हमारी जो सोच है वो क्या कहती है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होगा, किसी भी गुड्स का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है। राइट या रॉन्ग? मानते हो इस बात को? शाबाश। सैनिटाइजर के साथ क्या हुआ फिर? तुम्हारे फेस मास्क के साथ क्या हुआ फिर? राइट या रॉन्ग? नहीं समझ में आया तो तुम कैच नहीं कर पाए बात को। मैंने क्या बोला अभी तुमने? अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। सैनिटाइजर का तो रेट भी बढ़ता रहा और डिमांड भी बढ़ती रही एक तरीके से। और मास्क जिसकी कोई कदर नहीं थी, सैनिटाइजर को कौन पूछता था? सैनिटाइजर कोई पूछता था आज के टाइम में अगर मैं कहूँ तो। और मास्क भी दिल्ली में था, पॉल्यूशन था, तो लोग इतना उसको केयर नहीं करते थे। बट ये एक अलग है, लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जहाँ पर हमारे लॉज फॉलो नहीं होते हैं। कई बार ये होता है ना, लॉ से बाहर निकलना पड़ता है चीज़ों को करने के लिए, ऐसे ही। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस, एक तो ये 10th तक हमें एक्स ने बहुत दिक्कत किया है, जिन्होंने मैथ्स छोड़ दी है उनके लिए बोल रहा हूँ। जिन्होंने मैथ्स ली है उनको तो प्यार होना चाहिए, खैर एक्स स्क्वायर से तो ठीक है, वैसे बाकियों को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक्स कुछ नहीं है बेटा, हमारी भाषा में कोई गुड्स है। मार्कर ले लो, सैनिटाइज़र ले लो, सैनिटाइज़र को नाले ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो विरोधाभास हो जाएगा इसका। तो प्राइस ऑफ एक्स अगर मैंने क्या बोला कम होता है तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर बात यहाँ तक? सेम एज इट इज़, अगर उस गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? उसकी कम होती है। बात क्लियर यहाँ तक? इसे ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। एक बच्चा इतना एग्जाम में लिख कर आता है और उसकी टीचर उसे दैट थप्पड़ मारते खींच करके, या अगर 1 नंबर का क्वेश्चन था स्टेट द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, या व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, या क्वेश्चन आ गया डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, बच्चा लिख के आता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीजेज, और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब इसका उल्टा कि अगर प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और इसकी विपरीत क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। दैट इज कॉल्ड वाइसा वर्सा। एक लाइन में खत्म कर दिया। अच्छा, थोड़ा दूसरा बच्चा कैसे लिखता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर।
क्या बोला मैंने यहाँ पर? इनवर्सली। इनवर्स मतलब समझते हो, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, और दूसरी चीज़ अगर कम होती है तो पहली चीज़ बढ़ती है। बात समझ में आए? मतलब ऐसे एक एग्जांपल है, इनवर्स बोल दो या इनडायरेक्ट बोल दो, इनवर्स बोल दो या इनडायरेक्ट बोल दो, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव, इसी को बोलते हैं नेगेटिव। तो कितनी डेफिनेशन लिख सकते हो आप? 3 डेफिनेशन। क्या? यानी कि लॉ ऑफ डिमांड केवल एक छोटी सी बात बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, मतलब इस मार्कर की कीमत और इसकी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स। मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी। समझ में आई बात यहाँ तक? और अगर इसका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी। तो इसे ही इनवर्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। और बात आगे समझ में यहाँ तक? बहुत खूब। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, और नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। 3 डेफिनेशन हो गई आपको। लेकिन 1 नंबर ये क्वेश्चन, टीचर ने उसको आधा नंबर दिया इतना लिखने के बाद भी। या अगली बार क्या करता है वो, फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम, मिड टर्म, एक और एग्जाम होता है टेस्ट वगैरह में, फिर लिखता है, मैंने नंबर काट लेता था, तो इस बार लिखता है वो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, सेम एज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, और इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। फिर मैम ने आधा नंबर दिया उसको। अब तो बच्चे ने क्या करा, लेंथ भी बढ़ा दी आंसर उसकी लिखने की, फिर भी आधा नंबर। तो पूछा जाए, उसने हद मार्केट के टीचर से पूछ ही लिया कि मैम मैं आई नो कि आप मेरे मार्क्स क्यों काट रही है बार बार। तो मैम ने कहा बेटा कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो प्राइस भी कम हो रही है, प्राइस भी कम हो रही है, इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो अदर फैक्टर्स कहाँ? प्रीवियस वाली क्लास में अब चलते हैं। तो प्रीवियस वाली क्लास में क्या सीखा था कि dx मतलब बोल दो या QDX बोल दो, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, मतलब सिंपल सी भाषा में कहा है मार्कर। इस मार्कर की डिमांड किससे डिसाइड होगी? तो क्या समझा था? F मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब किन किन चीज़ों से डिसाइड होती है। तो मैंने क्या बताया था? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, समझ में आ रहा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और वेदर, और एक और वर्ड लेते हैं एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो चीज़ है, एक बच्चा इसको भी डिटर्मिनेंट्स में लिख देता है एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, तो इसको मत लिख देना एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी को उसका डिटर्मिनेंट, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मार्कर की जो डिमांड है किस किस चीज़ से डिसाइड होगी? तो पहले ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी प्रीवियस वाली क्लास को देख करके, अगर नहीं मिस किया है अभी तक तो ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है इनको। हालांकि अभी अगली क्लास में या आज की क्लास में फिर से इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम क्या बोलेंगे? रियल फैक्टर। मतलब डिमांड सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगी, मतलब इस मार्कर की डिमांड सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगी वो किससे होगी? इट्स ऑन प्राइस, इट्स ऑन प्राइस। और ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ से, इसे हम बोलते हैं सिटेरियस पैरिबस, सिटेरियस पैरिबस। अब ये क्या नौटंकी है सिटेरियस पैरिबस? इसे हम ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक लैंग्वेज। अगर आपने अपने टीचर के सामने डेफिनेशन में ग्रीक वर्ड अगर लिख दिया, अभी आधा नंबर बार कट रहा था ना आपका, अब नहीं कटेगा। व्हेन द सिटेरियस पैरिबस डिमांड स्टेट दैट इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बेसिकली ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है सिटेरियस पैरिबस। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड खतरनाक लग रहा है, पता है मुझे। तो कांस्टेंट की जगह पे जो अनचेंज, अनचेंज्ड ये चलेगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होगा, अब सुनना सही सा, लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो करता है, मतलब मार्केट में ऐसा बिहेवियर तभी होगा जब इन चीज़ों में कोई चेंज, अगर मौसम चेंज हो जाए
तो छातों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? गर्मी ज़्यादा आ जाए, बारिश का मौसम ज़्यादा आ जाए, चाहे उसका प्राइस कितना भी कम हो जाए, डिमांड पे ज़्यादा उसके इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर बारिश हो जाए, कोरोना वायरस आ जाए, तो हालांकि मास्क का और सैनिटाइजर का कीमत कितना भी कम क्यों ना रहे, लेकिन उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक तो प्राइस ने भी उसके चेंज किया और साथ साथ उसके अदर फैक्टर्स ने भी क्या करना कर दिया? स्टार्ट चेंज कर दिया। लेकिन ये चीज़ तभी फॉलो होती है, लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो होगी जब केवल क्या वर्क करेगा? प्राइस। इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो टीचर क्यों काट रही ज़्यादा नंबर बार बार? ही पता चल गया, उसने डिफाइन तो किया है लेकिन सही से वो बता नहीं पा रहा है। अगर आप सामने वाले को केवल इतना बोल दो कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, अच्छा मैं तो क्या कहते हैं रिलेटेड, मतलब मान लो मैं तो कहता हूँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरी अलग है। मान लो कई लोगों के सामने पेप्सी और कोक कर दो, मैं कहता हूँ पेप्सी का प्राइस कम हो रहा है तो कोक की डिमांड बढ़ेगी? हाँ, क्योंकि पेप्सी महंगी लगेगी तो लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि पेप्सी जैसा ही काम क्या करता है? कोक भी करता है। और थम्स अप भी, तुम में से किसी ने बताया था कि थम्स अप का भी सेम ही स्वाद होता है क्या? उसे पीते ही नहीं है। नहीं आओ, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी ना। अच्छा, तो अब लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? अब देखो, अब डेफिनेशन बहुत बड़ी होगी आपके सामने, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन दैट, या लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज्ड और इक्वली वर्ड यूज कर सकते। इक्वल मतलब बराबर रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, मार्केट में अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो शायद आप डिमांड बढ़ा दोगे, अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम कर दोगे। तो इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कोई चेंज हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, और अगर ये चीज़ें कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि आपके पास जितनी इनकम थी उतनी ही इनकम है, आप जिस तरीके का आपका टेस्ट है वैसा ही टेस्ट है, ठीक है, उसके जैसी और गुड्स का प्राइस क्या है? बिल्कुल सेम वैसा ही है, ध्यान सुनना। और जो पॉपुलेशन है एक तरीके से पूरा कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो करेगी जब ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप बोलो हाँ या ना कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द सिटेरियस पैरिबस, अगर ये वर्ड आप लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली है पढ़ाई में। तो सिटेरियस पैरिबस आप हमेशा लाइफ के अंदर याद रखना कि इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स आर रिमेन अनचेंज या कांस्टेंट, इक्वल, जो दिल करे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका हम इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपने एक वर्ड माइक्रो एंड मैक्रोज देखा, ठीक है, वो बात की बात है। कार्डिनल और ऑर्डिनल देखोगे अभी, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, पाई, फाई, मी, चू, सिग्मा, इनसे आपको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको हायर स्टडी करनी है देन अदर तो ठीक है, ABCD भी काफ़ी है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर दोगे पूरा का पूरा। एक बार प्रॉपर डेफिनेशन, इफ द अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज और सिटेरियस पैरिबस, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज दैट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, सेम एज इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज देन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। इन अदर वर्ड्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गया? रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, ठीक है, मेरी तरह। समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एजम्पशंस की। यानी कि आपने डिफाइन तो अब तो इतना, आप डिफाइन तो कम से कम नहीं भी नहीं तो 8-10 लाइनों में कर सकते हो, आराम से कर लोगे पक्का। अच्छा, अब बात करते हैं एजम्पशंस की। तो एजम्पशंस क्या क्या है? तो आपको एजम्पशंस आपको अच्छे से आती है, ये मुझे पता है। मान लो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, या मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहली एजम्पशंस, इसे क्या बोलते हैं? आज बोल दोगे? इसे क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है ये? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या वर्ड यूज करना है यहाँ पर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कांस्टेंट और अनचेंज्ड, और कांस्टेंट वर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कांस्टेंट। दूसरी एजम्पशन क्या लिखोगे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट, अनचेंज्ड। समझ में आ गया दूसरी एजम्पशंस? तीसरी एजम्पशन क्या लिखोगे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। चौथी एजम्पशन क्या लिखोगी? बोलो, लिखोगे या लिखोगे? जेड। जेड मतलब पॉपुलेशन, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे
तो लॉ फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वेदर इज होता नहीं है, अनचेंज वर्ड यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगता है तो। कांस्टेंट अगर कहीं पे अटपटा लग रहा है तो साइकोलॉजी है बेसिकली, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। समझ में आए यहाँ तक एजम्पशंस? रट्टा मानना पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 एजम्पशंस आपके सामने, क्लियर? 4 आपको याद रखनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से, उसकी एजम्पशंस आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से, क्लियर? अब इसको आज हम पहली बार शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इतना नोट डाउन करो फटाफट से, एजम्पशन और डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करना। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं आप अच्छे से। एजम्पशन भी पता चल गई कि एजम्पशंस मतलब है क्या, कि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एज्यूम करनी पड़ती हैं, तभी वो लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा। एजम्पशंस बेसिकली, अच्छा अब एकदम से एक बच्चा पूछता है कि सर क्या मुझे सारी एजम्पशंस याद रखनी पड़ेंगी? देखिए एजम्पशंस बेसिकली एक बेस है, क्योंकि अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्टली बोल करके आपको समझा देता या सेटेरियस पैरिबस बोल के ख़त्म कर देता, तो जब कभी भी लाइफ के अंदर दोबारा आप उसको एक्सप्लेन करने जाते तो वो चीज़ फॉलो, आपके दिमाग में बहुत सारे कंट्राडिक्शन आते हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, वैसे हो रही। तो एजम्पशन एक बेस है, यानी कि हम जब भी मार्केट की बात करते हैं तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि कंज्यूमर रैशनल होता है, हमारा कंज्यूमर रैशनल होता है। रैशनल मतलब क्या होता है, समझदार होता है। ही और शी नो हाउ ही और शी स्पेंड हिज इंटायर इनकम, यानी कि कंज्यूमर को पता है कि उसके पास जितने पैसे हैं उसे वो कैसे खर्च करने हैं। हम बच्चों की तरह नहीं मान लेते हैं कि बच्चा भेड़ चाल चलेगा, तू क्या ले रहा है कॉमर्स, तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, तूने क्या ली साइंस, तो मैं भी साइंस ही लूँगा, ठीक है कि नहीं? तो भेड़ चाल नहीं चलना कभी भी लाइफ के अंदर। क्या सही है क्या गलत है आपको खुद से सोचना ही पड़ेगा, इन द लास्ट आकर के बाद दिमाग में रखो हमेशा, ठीक है? चलिए तो लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम। डायग्राम को कर्व भी बोलते हैं। अच्छा, शेड्यूल और डायग्राम क्यों बनाते हैं हम? तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वो क्या, उस शेड्यूल को देख करके क्या हो जाएगा, वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अच्छा, क्या शेड्यूल और डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है? क्या 11th क्लास में जब हम आंसर्स बनाते हैं तो क्या हमें हर क्वेश्चन के अंदर शेड्यूल और डायग्राम बनाना होता है? नहीं, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। अगर आप किसी, अब मैं कहता हूँ लॉ ऑफ डिमांड को आप डिफाइन करो 3 नंबर में, तो क्या आप डिफाइन नहीं कर पाओगे 3 नंबर में अच्छे से? 4 डेफिनेशन बना सकते हो आप वहाँ से, फिर आप एजम्पशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। क्या आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और उसी में कहता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि जब हम डायग्राम बनाकर आ जाते हैं डायरेक्ट, तो टीचर कहता है कि आपने शेड्यूल क्यों नहीं बनाया। बेसिकली ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि शेड्यूल बनाओगे तो ही डायग्राम बनेगा। आप डायरेक्टली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो और डायरेक्टली शेड्यूल भी ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसा साइकोलॉजी दिमाग के अंदर है कि शेड्यूल बनाओ। अभी आप जब स्कूल जब खुलेंगे आपके, टीचर कहेंगे शेड्यूल बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए, और उसको एक्सप्लेन। मैं एक लॉजिकल बात करके देखता हूँ। मैंने लॉ ऑफ डिमांड का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया, मैंने क्या कहा, सिर्फ एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। एक बच्चा क्या सोचेगा यहाँ पर, मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ पहले, फिर सारी उसकी एजम्पशन लिख देता हूँ, फिर एक शेड्यूल बना देता हूँ, फिर एक डायग्राम बना दूंगा, फिर शेड्यूल और डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा। टीचर तो खुश हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि आपने एक ही आंसर को 3 पेज में लिख दिया। तो वो CBSE की बात कहाँ गई कि जहाँ पर हमेशा एक आंसर्स की वर्ड लिमिट होती है। तो वर्ड लिमिट वाली बात तो हमने इग्नोर कर दी ना एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो हमें अपने आंसर्स को किस में रहना चाहिए, अपने वर्ड लिमिट में लिख के लेना चाहिए। बात आई? तो कभी भी जब चीज़ एक्सप्लेन करने आती है तो अगर आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो उसको तो कर दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता कि इकोनॉमिक्स के अंदर हर चीज़ को डायग्राम या शेड्यूल से ही एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर ऐसा कहे तो उसे पेन पकड़ा दिया करो। अगर कभी भी टीचर मार्क्स कम देता है ना, बहुत बढ़िया इलाज है, उसे ना पेन पकड़ा दो, मैम एक बार पूरा आंसर लिख दो, मैंने अगली बार वही याद करके आऊँगी। सबसे बढ़िया तरीका, कभी भी अगर आपके मार्क्स कटे आज के बाद, मैम को पेन पकड़ा दो, मैम को मैम पूरा आंसर लिख दो, मैंने अगली बार यही याद करके लिखूंगा। और गारंटेड कह रहा हूँ मैं आपको, वो टीचर मना कर देगा आपको लिखने के लिए आंसर, क्योंकि उसे आता ही नहीं है, याद ही नहीं है, उसको तो कम ही ढूंढने का काम है कि इसमें मेरे को मार्क्स यहाँ पर कम होना चाहिए। अगर ऐसा कह दे बेटा बुक में लिखा हुआ है ना आंसर, ठीक से उसको याद कर लेना, समझ जाओ कि मैं पागल बन रहा हूँ या मुझे पागल बनाया जा रहा है। आया तुम्हें? उसका काम ही है काटना। तो मार्क्स कभी मैटर, आपको आता है ना अच्छे से, ये आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बहुत बड़ी। तो अगर हाँ वो पूरा आंसर लिख देती है अगली बार, तब वो चीज़ सुना दो उसको याद करके, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। तो तब को पता चल जाएगा ना सही आंसर की गलत है।
समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो 11th क्लास में थोड़ा आपको मैच्योरिटी भी अब दिखानी पड़ेगी अंदर से, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ। अब आप 10th क्लास तक के बच्चे नहीं हो कि C+O2 = CO2 होता है, क्यों होता है पता नहीं है, क्योंकि कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन के कितने कंपाउंड होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं नहीं पता, और आप क्वेश्चन ज़्यादा पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप आएगा 10th तक जितना पढ़ाया था पढ़ लो। मैं नहीं कहता अपनी क्लास के अंदर जितना पूछना उतना पूछो। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शन है, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए बशर्त पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तुम सीखने के लिए तैयार भी होने चाहिए। सिलेबस है अलग बात है, लेकिन सिलेबस से आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हो नॉलेज के लिए, तभी ना तुम यहाँ पर आते हो पढ़ने के लिए। अदरवाइज तो स्कूल का टीचर भी तुम्हें पढ़ाई देता है। हमारी बात क्यों नहीं आ रही है? तो ये मत सोचना करो कि इतनी मैंने सिलेबस की फीस दी है, खाली तो मैं सिलेबस ही पढ़ के जाऊँगा। इसलिए मैं बुक भी यूज़ नहीं करता क्लासरूम के अंदर, क्योंकि बुक यूज़ करना स्टार्ट करूँगा ना मैं तो मेरे को उतना ही दिखाई देगा जितना है मेरे सामने पढ़ाने के लिए, फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाऊँगा पढ़ाने के लिए। बात के लिए यहाँ तक चलिए। मैं टीचर के प्रति तुम्हारे को आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा था, उत्साहित नहीं कर रहा था कि मतलब टीचर से आर्ग्यू करो, डिबेट करो, बहुत रिस्पेक्ट करो। 20 नंबर प्रैक्टिकल के उनके हाथ में होते हैं, डेली जाते टाइम गुड मॉर्निंग और आते टाइम गुड आफ्टरनून बोला करो, पैर छुआ करो उनके, ठीक है, दिल से, चाहे वो गलत भी पढ़ाए तो भी सही है, रिस्पेक्ट देम, ठीक है, वेरी गुड। लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड को हम क्या कर रहे हैं, शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। देखिए, एक हम हाइपोथेटिकल शेड्यूल बना रहे हैं। अब ये कई बार ना जब मैं हाइपोथेटिकल वर्ड बोल रहा हूँ फिर बच्चा कैसे बोलता है कि सर ये शेड्यूल आपने कैसे बना दिया, क्या मुझे एग्जाम में आपके वाला ही शेड्यूल बनाना चाहिए? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। केवल लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताना है आपको कि प्राइस गिर रही है और डिमांड बढ़ रही है, कुछ भी बना दो यार एग्जाम्पल ऐसा। लेकिन हाँ, जब एग्जाम्पल बनाओगे तो टेढ़े मेढ़े मत बनाना जिससे डायग्राम ना बने सही, और बिना, या तो आप हाइपोथेटिकल शेड्यूल बना लो या हाइपोथेटिकल डायग्राम। ये हाइपोथेटिकल वर्ड समझते हो क्या होता है? हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। अब रियल लाइफ में करण 5 रुपये में 4 आइसक्रीम खाता है, ये 5 रुपये में 3 आइसक्रीम खाता है, तो डिपेंड हो जाएगा ना अलग अलग, क्योंकि उसकी इनकम अलग होगी, उसके पापा की, इसके पापा की इनकम अलग होगी। लेकिन हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि मार्केट में सबके पास इनकम सेम है। ऐसा तो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, हालांकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तुमसे भी कम है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से है, ठीक है, समझो ध्यान से। तो प्राइस ऑफ एक्स मतलब मार्केट में किसी भी गुड्स का प्राइस हमें पता है, ये एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, फिर बोल रहा हूँ। तो प्राइस ऑफ एक्स 5, 4, 3, 2, 1, मतलब किसी भी गुड्स की कीमत पहले कितनी थी, 5 रुपये, फिर कम होकर 4। अब एक बच्चा उठ कर कहता है सर बढ़ भी तो सकती है। भाई मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मैं केवल एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा होगा मार्केट में, बस। अब बात करते हैं डिमांड। dx मतलब, ठीक है, तो जब कीमत 5 थी तब आप 1 आइसक्रीम खरीदते थे, जब कीमत 4 हो गई 2, बढ़ा दूँ, थोड़ा जीरो लगा दूँ इनके पीछे, ये चलेगा इतना ही? नहीं, कि बच्चे 10 भी खा लेते हैं आइसक्रीम एक दिन के अंदर, ठीक है कि नहीं? और जब 3 है तो 3 कर देते हैं, और जब 2 है तो 4, और 1 है तो 5। कष्ट तो नहीं है ना किसी को? यही ना हमारा बिहेवियर। हालांकि बिहेवियर तो हमारा ऐसे रहता है ना कि जब कीमत 5 होगी, अच्छा इसको उल्टा समझो, जब प्राइस 1 रुपये था तब 5 आइसक्रीम खा देते हैं। हालांकि हुआ ऐसा नहीं है, हुआ ऐसा है रियल लाइफ में। दोनों बातें बोल रहे हैं ना ये, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर बढ़ेगा, इसको उल्टा कर लो, मत इसी शेड्यूल को दोबारा बना लो ना टाइम पास करने के लिए, अगर ज़्यादा समझना है तो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसे हमने क्या बोला, हाइपोथेटिकल शेड्यूल, जो लॉ ऑफ डिमांड को बता रहा है। हालांकि अभी जब हम अगली क्लास में आएंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर उस टॉपिक का नाम होगा कि डिमांड को हम समझने के लिए 2 एस्पेक्ट होते हैं। यानी कि हम डिमांड शेड्यूल बना सकते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बना सकते हैं, डिमांड, और दूसरा हम बना सकते हैं डिमांड कर्व। समझ में आ रही बात यहाँ तक? यानी कि हम चीज़ों को ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए 2 चीज़ें बना सकते हैं, एक डिमांड शेड्यूल और एक डिमांड कर्व। थोड़ा बता रहा, ध्यान सुनना। डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, चलेगा इतना? क्या है फुल फॉर्म? मतलब ये खाली करण का डिमांड है कि जब प्राइस 5 रुपये था तो करण 1 आइसक्रीम खाता था, जब प्राइस 5 से 4 रुपये हो गया तो करण ने 2 आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया। अब ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अब इसके साथ साथ मैं हार्दिक को भी ऐड कर दूं यहाँ पर, या ऐसो ऑन, मैं आप सबके नाम अगर यहाँ पर एक एक करके, मैं क्या चेंज नहीं करूँगा, प्राइस चेंज नहीं करूँगा, लेकिन डिमांड अभी क्या है, ये करण की है, फिर आगे हार्दिक की आ जाएगी, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे। तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नहीं बोलेंगे,
उसे हम क्या बोलना पसंद करेंगे फिर? मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का सम या उनका टोटल। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल क्या है? अब बच्चा रट्टा मारता है इसकी डेफिनेशन, खूब अच्छे से रट्टा मारता है। सिखाई गई कि हमारे बचपन से रट लिया करो जो भी चीज़ दिखाई थी। अरे डिमांड शेड्यूल क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। इसे क्या बोलते हैं? टेबल ही बोलते हैं ना आपकी भाषा में। इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन व्हेन अ कंज्यूमर बाय वेरियस अमाउंट ऑफ गुड्स एट अ वेरियस प्राइस लेवल। दोबारा बोलूँ, डिमांड शेड्यूल क्या शो कर रहा है कि एक कंज्यूमर, एक वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल यहाँ पर एक वर्ड हटा रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ड बोलूँगा या मार्केट वर्ड बोल दूंगा तो यहाँ से अलग अलग हिस्से बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं डिमांड शेड्यूल को डिफाइन कर रहा हूँ अभी। डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। इट शो वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड बाय एट वेरियस प्राइसेस बाय अ कंज्यूमर, बाय अ मार्केट। अगर अ कंज्यूमर बोल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? और अगर मार्केट बोल रहे हैं तो बाद में इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से और, बट फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूँ ये चीज़ क्या है, तो आप अगर बोलते हैं डिमांड शेड्यूल है, तो डिमांड शेड्यूल समझिए क्या है। बेसिकली डिमांड शेड्यूल, या आगे जाकर के हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हम ऐसे शेड्यूल बनाते रहेंगे। तो शेड्यूल क्या है? ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है हमारे को चीज़ों को लेकर के समझने के लिए। खत्म कहानी आता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। तो अगर मैं करण के डिमांड को डायग्राम पे बना दूँ तो वो करण का डायग्राम बनाएगा खाली, और अगर पूरे मार्केट के डिमांड कर्व को अगर मैं उस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं तो पूरे मार्केट का शो करेगा। तो जैसे डिमांड शेड्यूल होता है 2 टाइप का, वैसे ही डिमांड कर्व भी कितने टाइप का हो सकता है, यानी कि IDC और MDC। समझ में आ गया फुल फॉर्म? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। यानी कि व्हेन द डिमांड शेड्यूल इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। समझ में आ रहा है? ज़्यादा इजी हो रही हैं चीज़ें तो भी दिक्कत हो जाती है कई बार। यानी कि अच्छा इतना आसान थोड़ी ना होता होगा, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, इसी चीज़ को लिख कर पढ़ लो तो ज़्यादा आसान होता है। कि डिमांड कर्व क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अब ठीक है, डेफिनेशन हो गई पूरी प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ें हमारे अभी आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि तुम्हें समझ में आ गया है होगा क्या इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, ये शेड्यूल क्या शो कर रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि शेड्यूल को समझाओ तो क्या बताओगे शेड्यूल के बारे में? इट रिप्रेजेंट और इट शोज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीजेज, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेज। दैट कैन बी शोन और दैट कैन बी गिवन इन द above schedule या given schedule. When the price of the commodity is 5, then its quantity demanded is 1. Same as when price is decreases to rupees 1, then its quantity demand increases to 5. कर दिया एक्सप्लेन, हो गया डिमांड शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन, खत्म कहानी आता है। अब इसको क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो हाइपोथेटिकल डायग्राम में और इस शेड्यूल के डायग्राम में क्या फ़र्क होता है ये समझ लेना। मैंने डायरेक्ट क्या करा, एक डायग्राम बना दिया ऐसे। मैंने इसे बोला डी मतलब डिमांड कर्व। एक बात हमेशा याद रखना, बीइंग अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, जब कभी भी आगे से डायग्राम बनाओ तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने की आदत नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। डायग्राम बिल्कुल गलत होता है। इसके अलावा आपके पास एक और उपाय है। यहाँ पर आपने क्या लिया है, क्वांटिटी, और यहाँ क्या लिया है आपने, प्राइस। तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने की, बात समझ में आ गई। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल कौन से एक्सिस पे लिया है। यानी कि ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, प्राइस। तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ हाइपोथेटिकल डायग्राम। हालांकि रियल लाइफ में डायग्राम ऐसा नहीं बनता है। डायग्राम जब कभी भी आप बनाएंगे डिमांड का तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, बात आगे समझ में। बट फिलहाल हम ऐसा शेड्यूल के हिसाब से बना रहे हैं, दैट्स वाई डिमांड का क्या बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, डाउनवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और, आपको धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में ग्राफ से प्यार करना आना चाहिए। ग्राफ से प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से प्यार नहीं करोगे तो रट्टा मारते रह जाओगे और ऐसा रटोगे ही फिर समझ में ही नहीं आएगा। पहले समझ लो थोड़ा सा। अच्छा, एक बात तो आप सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी डायग्राम में अगर स्लोप ऐसे जा रहा है तो इसे अपवर्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, जितनी क्या शो कर रहा है ये, कि जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है। यानी कि मैं कहूँ अगर जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उतना ही प्राइस, लेकिन सेम प्रपोर्शनेट में, सेम
प्रपोर्शनेट में, ठीक है। और ऐसे ही कोई डायग्राम अगर इस तरीके का हो, ये क्या है, अपवर्ड है स्लोप, ध्यान देना, ये कौन सा स्लोप है, अपवर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं इसको, क्लियर। और कोई भी स्लोप अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, और क्या बोलेंगे आप इसको, डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है ये समझने के लिए, ठीक है। बाकी अभी हम जब कंज्यूमर में आएंगे तो और बहुत सारी बातें करेंगे, खैर, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हाइपोथेटिकल है। अच्छा, आपने भैया इसे हाइपोथेटिकल क्यों कहा, चलो अब तुम्हारे हिसाब से क्या है, सेम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना ही लिया ना क्वांटिटी। अच्छा, प्राइस कितना लिया है, 1 2 3 4 5, चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि डायग्राम के साथ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, लाइक ऐसे बनाता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जुगाड़ है बेसिकली, क्योंकि मैं फुट्टा स्केल तो है नहीं। इसको मैंने क्या बोल दिया, डी डी मतलब डिमांड कर्व। अरे आप डायग्राम बनाते हैं ना, बेसिकली डायग्राम जैसे आप बनाते हैं, चलो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ कैसे बना, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं कह रहा हूँ इसके बारे में, देखो मान लो मैंने डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस 0 y, यहाँ क्वांटिटी रेडी 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या लिया है, एक तो बोलते नहीं हो, पता नहीं खाना खा के आते हो कि नहीं आते हो, नीचे क्वांटिटी है और इधर प्राइस है। अब ये बताओ कि प्राइस कितना है यहाँ पर, तो डिमांड कितनी हो रही है, प्राइस का है 5, तो डिमांड कितनी हो रही है 1। समझ में आ गया, ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, जब प्राइस कितना है 4, डिमांड कितनी है, यहाँ मार्क कर दूँ। जब प्राइस 3, क्योंकि पीछे वाले में तो मुझे पता तुम अनकंफर्टेबल थे, प्राइस 3 तो डिमांड कितनी है 3। फिर अब समझ में आ गया क्या कह रहा है मैं। इस जब अब इकोनॉमिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दी है तो फुट्टा लेकर के लाइन खींचने की आदत भूल जाओ, क्योंकि एक डायग्राम नहीं बनाने हैं। सबसे आखिरी चैप्टर जो है माइक्रो का, उसमें 30-30 डायग्राम बनाने होते हैं। ये कहीं तो इसी बहाने ना छोड़ देना, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं है इकोनॉमिक्स, ठीक है नहीं, बहुत आसान है, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया अब यहाँ पर। अब मैंने इसी को क्या किया था ऐसे, बात समझ में आ गई। अच्छा, इस वाले बेसिकली ये जो डायग्राम है ये इसका ही बिल्कुल सेम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व तो क्लियर हो गया होगा कि जो शेड्यूल है उसको ग्राफ पे प्रेजेंट किया तो डिमांड कर्व बोला। समझ में आ गई बात यहाँ तक कि नहीं आई है, क्लियर। अच्छा, ये तो डायग्राम आपने जो देखा वो बेसिकली शेड्यूल पे बेस्ड है, लेकिन कल को मैं अगर ये शेड्यूल ना बनाऊँ और डायरेक्टली अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता रहूँ आपके सामने, तो क्या आप मुझे कहेंगे आपको डायग्राम नहीं आता बनाना। बेसिकली डायग्राम क्या हाइपोथेटिकल है, मुझे इतना पता है कि प्राइस और डिमांड क्या होते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो फिर उसका स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। बात आगे समझ में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए शेड्यूल बनाएं तभी ये डायग्राम बनेगा, क्लियर बात। हाँ, लेकिन ये आप जब बनाएंगे इसको तो आप क्या बोलेंगे इस डायग्राम को बनाने के बाद, कि इट शो प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। बात आई क्लियर। अच्छा, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इसको नाम दीजिए A B C D E। अब इसको कैसे एलोबरेट करेंगे, एज वी कैन डेपिक्ट, डेपिक्ट मतलब दर्शाना होता है। किसको दर्शाया है आपने, ये जो शेड्यूल है इसको इस कर्व पे दर्शाया है। समझ में आया। तो इट डेपिक्ट और इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, बेसिकली डायग्राम क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ रही बात। एज प्राइस डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, देखो कैसे, इतना प्राइस है, समझ आ रहा है, और इतनी डिमांड है। देखो प्राइस थोड़ा कम हुआ, डिमांड इतना बढ़ा, थोड़ा और कम हुआ, इतना बढ़ा, थोड़ा और कम हुआ, इतना बढ़ा, थोड़ा और कम हुआ, इतना बढ़ा। ये अभी बहुत काम आएगा आपके, जो चीज़ मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर, अभी मूवमेंट आएगा, एक्सटेंशन आएगा, तो वहाँ पर बहुत यूज़फुल होगा वो। बात आगे समझ में क्लियर हो गया। तो ये बताओ क्या लॉ ऑफ डिमांड को अच्छा खासा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आप। अब हालांकि क्वेश्चन और भी हैं, जैसे ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इनकम इफेक्ट लागू होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लागू होता है,
लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर की हैं, बट फिर भी अगर कभी दिल करे तो समझ लेना। बात आगे समझें। अगली क्लास में हम डिमांड के जितने भी फैक्टर्स हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने से पहले ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ आएगी, क्योंकि 10 से 20 मिनट का टॉपिक है और डिमांड के फैक्टर कम से कम 40 से 50 मिनट का टॉपिक है पूरा का पूरा। क्लियर हो गया आपको पूरा? आज की क्लास में क्या समझा आपने? लॉ ऑफ डिमांड। बट इतना मुझे पता है कि आपसे बढ़िया लॉ ऑफ डिमांड कोई नहीं कर सकता है एलोबरेट। समझ में आ गई बात? उतार लो इसको। थैंक यू सो मच।